तो मैम अब जैसे आप यहीं पे जब बात कर रही हैं कि आपको कंटेंट सिलेक्शन की आप बात कर रही हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पे इस वजह से आपका निराश हो चुके हैं, क्या 3 महीने में इतना सिलेबस हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा? जी हेलो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है आपके एलटी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के महीने में आपका प्रस्तावित है, और आप सभी के लिए कुछ समय पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो बड़ा शॉकिंग सा था, हम सभी टीचर्स के लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि जो सिलेबस है वो आपका चेंज कर दिया गया, उसमें टॉपिक जो हैं वो ऐड कर दिए गए, उसके बाद जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न आपका चेंज कर दिया गया। तो इससे जो है बहुत सारे स्टूडेंट में जो है वो निराशा का आपका माहौल हो गया। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे मेघा जायसवाल मैम से, जो कि पेडागोजी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। मैम ने जो है नेट भी आपका निकाला हुआ है और पिछले कुछ समय से मैम पढ़ा रही हैं, और मैम के जो है लास्ट ईयर के अगर हम बैच की बात करें 2021 में 50 से ऊपर जो स्टूडेंट हैं वो आपके पास आउट हुए हैं एलटी इंग्लिश की अगर हम बात करें। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम जैसा मैं अभी यहाँ पे हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे, जो आपका नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन ने सभी को हिला दिया आपका, तो उससे जो स्टूडेंट हैं वो कैसे थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें, किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें? जी सर, ये पेपर पैटर्न तो पूरा चेंज हुआ ही है। पहले 30-70 का रेशो था और आज जो है 50-50 का इन्होंने जो है रेशो कर दिया है, जिसमें 50 का सब्जेक्ट है और 50 में जो इनको इतनी सारी सिलेबस डाल दिया गया है पेपर 1 में। तो उसके लिए देखिए मोटिवेशन तो ये है आपका कि आपको क्या करना है, सिलेबस जो है सभी के लिए चेंज हुआ है, सिर्फ आपके लिए तो चेंज हुआ नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपनी एक सही स्ट्रैटेजी बनानी है। अभी तक भी आप पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, एक डिफाइंड टाइम के अनुसार, जो आपका 3 मंथ्स का आपको ये टाइम मिला है, इसके अनुसार आपको क्या करना है, एक वीकली शेड्यूल प्रिपेयर करना है और इस पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप 3 मंथ के अंदर इसको बहुत इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकें। और मोटिवेशन तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये जो सही स्ट्रैटेजी के साथ कवर कर जाएगा इन 3 मंथ में, वही जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। तो मैम हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं कि जब हमारा लास्ट जो हम पढ़ रहे थे, यानी जो हमारा 2021 के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे थे, जब आपका 70-30 जो है आपका चल रहा था, तो उस समय जो 30 नंबर की पेडागोजी थी और आज जो आपकी पेडागोजी आनी है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? जी, जो 30 मार्क्स के लिए आपको पेडागोजी पढ़नी थी, उसमें केवल आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी आता था और एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स आते थे। वो अगर हम नए सिलेबस में देखें तो अब वो 2 यूनिट्स हो गई हैं आपकी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और इवन के उसमें भी एडिशन और हुए हैं टॉपिक्स के। प्लस आपका जो बीएड का सिलेबस था उसमें और जो सब्जेक्ट्स आते थे वो भी उसमें ऐड हुए हैं, उसका भी सिलेबस है। तो कंप्लीटली आप कह सकते हैं जो 5 यूनिट्स हैं वो आपका पूरा बीएड का जो उनका करिकुलम है वो दे दिया गया है वहाँ पर। अच्छा, ठीक है मैम। और भी जैसे हम पहले भी हम आपका डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लास्ट ईयर 2021 में जब पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि वो अपने सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो जहाँ पे मार खाए वो पेडागोजी सब्जेक्ट ही था। तो इस बार वो कैसे तैयारी करें कि वो पिछली बार की कमी जो है वो दूर हो जाए? जी, अगर बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी पुरानी गलती से सीखा होगा तो उन्होंने इस बार ज़रूर पेडागोजी अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश की होगी, तो उनको भी बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं। आपके 2 यूनिट्स तो एटलीस्ट तैयार हो ही गए हैं। इसके अलावा देखिए, आप इनको तैयारी तो अब दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। अब तो इन्होंने वेटेज ही बढ़ा दिया, वेटेज ही उसका इंक्रीज हो गया है, पर इसमें और आपका जीके और रीजनिंग भी है। तो आपको क्या करना है, इन 3 महीनों में आपको अपना इस तरीके से डिवीजन करना है कि सब्जेक्ट तो आपका चले ही, पेडागोजी का जो है आप एक डिफाइंड टाइम बनाइए, आप वो सारे यूनिट्स को कवर कीजिए और साथ ही साथ जीके और रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। जब आप पेपर 1 को साथ में लेकर चलेंगे तभी आप जो है पूरे 100 नंबर की वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे तैयारी को। नहीं तो सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट तो आपका है ही अच्छा। अगर जैसे कि हम डिवीजन भी करते हैं कि अगर कुछ बच्चे जो हैं जो उनका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, उनका जो है सिर्फ वीक पॉइंट यही रह जाता है, तो आपको पेपर 1 पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस समय पेपर 1 का जो वेटेज भी बढ़ गया है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा इस पर। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट भी वीक है तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपको क्या करना है, अपना टाइम इस तरह से डिवाइड करना है कि आप जितना फोकस अपने सब्जेक्ट पे कर रहे हैं उतना फोकस आप इस पेपर 1 पे भी करिए। ठीक है। अब जैसे मैम आप हमेशा जो है नोट्स के बारे में आप कहती रहती हैं कि स्टूडेंट को जो है वो नोट्स बना के ही जो है वो पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप ये बता सकते हो कि नोट्स बनाने में किस तरीके से उनको मेहनत करनी चाहिए कि वो उनके बार बार जो है वो काम आए? हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि जैसे मैं भी जब अपनी स्टडीज़ के दौरान जैसे नोट्स बनाती थी वो आज भी मैं यूज़ करती हूँ। और अभी भी जैसे सिलेबस चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी पुरानी किताबें निकाली और वहाँ से जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने टॉपिक को रिवाइज़ करूँ। तो नोट्स जो है, हाँ, आपको ढंग से बना के तैयारी करना मेरे को तो अच्छा लगता है। बहुत सारे वैसे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना नोट्स के सिर्फ किताब में ही मार्क करके वो अपना जो मैटर है उसको पहले ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी है, आपको लास्ट टाइम के रिविजन के लिए
या तो नोट्स चाहिए, या फिर अगर आपके पास प्रॉपर बुक्स है जिसमें आपने अच्छे से मार्क किया हुआ है कि कहाँ से मुझे कितना पढ़ना है, वो बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए। ये हम जब अपनी तैयारी करते थे, जब CSI वगैरह की भी, तभी भी ये कहा जाता है अगर आपकी इतनी मोटी बुक है ना, तो आप उसको कम से कम 25-30 पन्नों का कर लीजिए, ताकि आप लास्ट मिनट पे उसको रिवाइज कर पाए। आप अगर उसके रिवीजन गो थ्रू नहीं करेंगे बार बार, ये इतनी मोटी किताब बार बार नहीं पढ़नी है, इसको पढ़ने में आपको समय लगा होगा। तो ये जो किताबें हैं, इन पर अगर आप अच्छी तरीके से इफेक्टिवली उसे हर चीज़ को कंसाइज, जैसे कि अगर आप एक पैराग्राफ भी पढ़ रहे हैं ना, तो उस पैराग्राफ का जो एसेंस है उसको हमेशा साइड में लिख लेना चाहिए, ताकि आप अगली बार जब उसे उठाएं तो आपको उस जो आपने की पॉइंट बनाया, उस की पॉइंट को पढ़ते ही समझ में आ जाए इस पूरे पैराग्राफ में क्या है, उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, ठीक है। तो मैम, अब जैसे आप यहीं पे जब बात कर रही हैं कि आपको कंटेंट सिलेक्शन की आप बात कर रही हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पे इस वजह से आपका निराश हो चुके हैं, क्या 3 महीने में इतना सिलेबस हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा? जी, तो यहाँ पर तो देखिए, ये टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स उठाकर पढ़ें। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, पुराना कुछ है, तभी भी आपको रिवाइज करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि जिनका बीएड का ना गैप हो चुका है, वो काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, उनका गैप हो चुका है, तो अब रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो इस समय मेरी सजेशन ये रहेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास भी पूछा कि हमें बुक्स बता दीजिए। अब बुक्स बताने को, वो 5 यूनिट कवर करने के लिए मैं 4-5 बुक्स बता दूंगी, लेकिन क्या आपके पास इतना समय है कि आप उस किताब को पढ़कर सारा जो कंटेंट है उसको आप निकाल पाएँ और उसमें से जो आपका काम का है वो आप देख पाएँ? लेकिन नहीं है आपके पास इतना समय, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आप क्या करिए, किसी ना किसी कोर्स को आप एनरोल हो जाइए जहां पर आपको समझ में आए कि हाँ मुझे यहाँ पर चीज़ें ठीक लग रही हैं, तो आप उसको फॉलो कीजिए। लेस इज मोर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस समय यहाँ पे फॉलो करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आप एक दिन अपना लगाइए एनालिसिस में। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कीजिए। सारे यूट्यूब चैनल नहीं देखने, भरमार है, सबको नहीं देखना है। आप चुन लीजिए आपको किसका समझ में आ रहा है, किसका कंटेंट आपको जो है काफ़ी ऑथेंटिक सा लग रहा है। आप बस वो 2 या 3 मुश्किल से, बस इससे ज़्यादा नहीं, इतने यूट्यूब चैनल्स जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मैं अपनी प्रिपरेशन को के लिए इसी को फॉलो करूंगा। तो लेस इज मोर इस समय आपको ये अपनाना है। जी, बहुत बढ़िया। मैं भी यहाँ पे जो है एक बात ऐड करना चाहूँगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, आपका जो मोटिव यहाँ पे होना चाहिए, आपका एम जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है या इन सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करनी है। आपका एम होना चाहिए कि जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें आप इतने अच्छे नंबर लेके आएं कि आप मेरिट क्रॉस कर जाएं। और इन जनरल अगर हम बात करें, जनरल कैंडिडेट के लिए जो है वो 70 जो मार्क्स हैं वो आपके इनफ रहते हैं। तो अब आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके 70 नंबर कैसे आते हैं। तो आप देखिए कि जो 50 नंबर पेपर 1 में आप कितने लेके आते हैं या सब्जेक्ट में आप कितना लेके आते हैं, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी में, जैसे अगर हम पर्टिकुलर फिजिक्स की बात करें, वहाँ पे 14-15 पन्नों का सिलेबस है। अब वो कैसे कंप्लीट होगा ये पता नहीं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको 70 नंबर लेके आने हैं, 70 में से 50 जो आपका पेपर 1 है वहाँ पे आप 40 नंबर खींच लाओ, जो सब्जेक्ट वाला है वहाँ पे आप 30 ले आओ, तो उस तरीके से उनको जो है पढ़ना चाहिए। ठीक है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं सर, बिल्कुल ये सही स्ट्रैटेजी यही है कि आपको ये ध्यान लगाना है कि आप कहाँ से कितने मार्क्स खींचेंगे। ये आपने एक अच्छा पॉइंट बताया है। तो ये भी मैं बताना चाहूँगी कि सिलेबस जो होता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके सारे यूनिट जो है बहुत ही आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे। आपके कुछ यूनिट्स पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी और कुछ यूनिट्स हो सकता है ऐसे हो जो आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे या आपको ज़्यादा समझ में नहीं आते होंगे। तो आपको करना क्या है, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करना है, जहाँ पर से आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। और जो वीक आपके थोड़े बहुत अगर यूनिट्स हैं तो उनको बेसिक तैयार करिए कि अगर इसमें से इतना आया तो मैं पढ़ पाऊँ। तो सेलेक्टिव स्टडी करनी है यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा कि कितने मार्क्स मुझे पेपर 1 से लाने और कितने मार्क्स मुझे पेपर 2 से लाने, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जी हाँ मैम, बहुत बढ़िया। मैम, अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है तो हम या तो उनके एमसीक्यू कहीं से देखें या कहीं से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा आप कुछ और बताना चाहोगे? जी सर, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि सबसे पहले तो आपने जो सिलेबस देखा, जिसे देखकर ये घबरा गए, घबराना नहीं है। सिलेबस को कवर करने के बाद आपने जब देख लिया कि सिलेबस ये है, अब आप एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए। कौन सा वाला पेपर? जिसमें आपका यही वाला पैटर्न फॉलो हुआ था, ठीक है, जिसमें आपकी 2015 का जो आपका ये वाले पैटर्न पे था आपका, उस समय जो है इसी तरीके की पेडागोजी वगैरह जो जीके वगैरह सब पूछी जाती थी। तो आपको क्या करना है, आप उस पेपर को देखिए, क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, लेवल चेक कीजिए, एमसीक्यू किस लेवल के आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कम पूछे जा रहे हैं, और उसके हिसाब से ही अपने तैयारी को करते रहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि पेपर ना सिर्फ एक बार देखना नहीं होता है, आप अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे रख पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, हर 15 दिन में ना एक बार आपको वो जरूर चेक करना चाहिए। एक ही बार में हमारे दिमाग में सारे एमसीक्यू फिट नहीं होते, तो हमको क्या करना चाहिए, हमने कुछ कवर किया, इसके बाद हम फिर से चेक करें कि हमारा पुराना पेपर के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है हमारी जो प्रिपरेशन है। तो एमसीक्यू जो है एप्लीकेशन पार्ट है, उसको आपको जरूर फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर पेपर। इसके अलावा जो आपके
टीईटी एग्जाम्स वगैरह हुए होंगे या होंगे, इससे जो रिलेटेड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कहीं से क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मैम जैसे अभी आप यहाँ पे कह रहे थे ना कि यूट्यूब पे बहुत भरमार है कंटेंट क्रिएटर की या जो टीचर्स की, तो स्टूडेंट को आप एक दो कारण बताना चाहोगे कि वो आपका जो ऐप है, अचीवर्स ऐप है, वहाँ पे वो कोर्स क्यों ज्वाइन करें? जी, एक तो हमने जो है इससे पहले भी देखिए कंटेंट सही प्रोवाइड किया है। हम कंटेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, चाहे हम जो है आपका थोड़ा देर से अभी भी हमने क्लासेस शुरू करी, सबने हमें कहना भी शुरू कर दिया था कि कब से सिलेबस चेंज हो गया मैम, आप लोगों की क्लासेस क्यों नहीं आ रही। लेकिन देखिए हमें ना कंटेंट प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, हमारा कंटेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है और इसी कंटेंट की वजह से हमने ट्रस्ट भी बिल्ड किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे इसीलिए जुड़ते हैं। हमने जब बीच में ऑफलाइन नोट्स भी निकाले थे तो हमारे कंटेंट को देखकर ही बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया था, तो वही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब मैं ये नहीं कह रही कि बाकी यूट्यूबर्स का कंटेंट खराब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ऑथेंटिसिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरा मानना हमेशा ही यही रहता है कि मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को आपकी बात समझ में आए, आप उसे चूज कीजिए जिसका आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, जिसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हो। बाकी हमारी मेहनत पूरी रहती है। हमने जो अपने टीचर्स भी, अभी हम एसएसटी जो शुरू कर चुके हैं अपना कोर्स, वहाँ भी जो हमारे टीचर्स हैं बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं, नेट निकाले हुए हैं सारे टीचर्स ने, इवन कि उन लोगों ने पीसीएस के मेंस या इंटरव्यू तक भी वो पहुँचे हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चों को हमारी तरफ से जो है अच्छे से अच्छे टीचर्स और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो। तो ये एक फैक्टर है। अगर इस ट्रस्ट के ऊपर जो है अगर आप बिल्ड करके आप देखेंगे कि अगर आप आना चाहेंगे, हमसे जुड़ना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बात मैं और यहाँ पे ऐड कर दूँ, जैसे मैम ऑथेंटिसिटी की बात कर रही है या ट्रस्ट की बात कर रही है, इसी बेस पे जो है मैम ने लास्ट ईयर जो रिजल्ट थे वो बहुत आपके अच्छे दिए थे। 50+ स्टूडेंट ने जो है वो आपका LT एग्जाम निकाला हुआ है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें LT इंग्लिश में। तो मैम यहीं पर थोड़ा सा और आप लास्ट में बताना चाहोगे, अगर किसी स्टूडेंट को आपसे कॉन्टैक्ट करना हो, इस बारे में और अधिक जानकारी लेनी हो, तो वो कैसे आपसे संपर्क करे? जी, इसके लिए वो हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अचीवर्स ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और जितने भी वीडियोस होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक होता है। आप हमारी ऐप पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैट सेक्शन में जैसे ही आप हमें कोई भी अपनी क्वेरी बताएंगे हम आपको खुद से कांटेक्ट करके आपसे बात कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू मैम। तो स्टूडेंट मुझे आशा है आपको आज का ये वीडियो है अच्छा लगा होगा, और अगर आपको LT एग्जाम में पेपर 1 में अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मैम से जो है वो संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।